हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे टाइम सीरीज। टाइम सीरीज में हमने पिछले क्लास में कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज के बारे में पढ़ा था। हमने 4 कंपोनेंट पढ़ा था, सेकुलर ट्रेंड या लॉन्ग टर्म ट्रेंड, सीजनल ट्रेंड, साइक्लिकल ट्रेंड और आखिरी में था इरेगुलर ट्रेंड। जब चारों ट्रेंड हमें समझ में आ गया, चारों ट्रेंड के बारे में हम पढ़ लिए, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? बाय अप्लाइंग 3 मॉडल्स। हमारे पास 3 ठो मॉडल है। एक है एडिटिव मॉडल, दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल और तीसरा है मिक्स्ड मॉडल। हम उन्हीं चारों कंपोनेंट्स को इन 3 मॉडल में फिट करेंगे और यहां से हम टाइम सीरीज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहला हमारा एडिटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल में क्या करते हैं हम? चारों के इंपैक्ट को टोटल कर देते हैं। टी का मतलब था हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड का बात किए थे, एस का मतलब साइक्लिकल ट्रेंड था, सी का मतलब एस का मतलब सीजनल ट्रेंड था, सी का मतलब साइक्लिकल ट्रेंड था और आई का मतलब या एल का मतलब जो हम लिखे थे, आई का मतलब हमारा इरेगुलर ट्रेंड था। तो चारों ट्रेंड को टोटल कर देना। टी इसके वजह से जो इम्पैक्ट आएगा, एस के वजह से, सी के वजह से, आई के वजह से, जब चारों को टोटल कर दोगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? क्लियर है बात? तो y इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज का जो वैल्यू होगा y, हमने को क्या करना है? चारों कंपोनेंट्स को टोटल करना है, t प्लस एस प्लस सी प्लस। क्लियर है बात? तो चारों कंपोनेंट्स को टोटल, इसको हम बोलते हैं एडिटिव मॉडल, जहां पर हम चारों कंपोनेंट्स को टोटल कर देते हैं। ठीक है, इन दिस मॉडल इट इज अज्यूम दैट 4 कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज टी एस सी आई आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, that none of any effect whomsoever on the remaining 3 component, that the observed value of the sum of the 4 components, that is CSI, are absolute quantitative deviation from trend values. क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट। अब इसी में थोड़ा सा ध्यान देना। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पर तुम देखो, टी एस सी आई चारों कंपोनेंट्स दिया, हमें चारों को टोटल करके क्या करना है? एस निकालना है। टी एस सी आई, आई देखो -50 है तो हम यहाँ पर -50 कर दिए, टोटल आंसर आ गया 580। तो टाइम सीरीज का वैल्यू कितना हो गया? 580। क्लियर है बात? इतना आसान है हमारा एडिटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल में हम क्या करते हैं? चारों ट्रेंड को टोटल कर देते हैं। चारों का वैल्यू दिया होगा, चारों को टोटल कर देंगे, एज इट इज प्लस माइनस जो दिया है उसके अकॉर्डिंग एज इट इज हम क्या करेंगे? टोटल कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। However, in actual practice, the assumption of independent character of the various components of the time series does not hold good. अच्छा, एक बात मुझे बताओ, TSCI हम चारों को ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? T का इंपैक्ट S पर नहीं है, S का इंपैक्ट C पर नहीं है, C का इंपैक्ट I पर नहीं है। ऑब्वियसली एक दूसरे का इंपैक्ट एक दूसरे के ऊपर नहीं है, तभी तो हम इसको ऐड कर पा रहे हैं, अदरवाइज हम कहां से ऐड कर पाते? ठीक है ना, चले आगे। यस सर। मल्टीपुलेटिव मॉडल, अब मल्टीप्लाई करेंगे तीनों या चारों फैक्टर्स को, हम क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लाई करें। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करें? ध्यान देना, अंडर दिस मॉडल द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द टाइम सीरीज इज गिवन बाय y इक्वल्स टू t इंटू एस इंटू सी इंटू आई। टी एस, चारों को पहले जैसे प्लस करते थे, अब चारों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहां पर ध्यान ये रखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें रिलेटिव वैल्यू या परसेंटेज वैल्यू को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। द सी एस एंड आई आर नॉट एब्सोल्यूट अमाउंट्स, दे आर परसेंटेज अमाउंट और रिलेटिव वेरिएशन। जैसे यहां पर क्वेश्चन देखो, टी है 500, एस 1.4 दिया है। एस 1.4 का मतलब क्या है? एस 1.4 का मतलब है टी के मुकाबले ये 1.4, टी के मुकाबले ये 1.4 है, मतलब एक्चुअल में एस है 700, तभी उसका वैल्यू 1.4 आया। ठीक है, तो 1.4 इज अ रिलेटिव मेजर। इसके मुकाबले, टी के मुकाबले एस कितना है? 1.4 टाइम्स है। टी के मुकाबले सी कितना है? 1.5 टाइम्स है। टी के मुकाबले आई कितना है? 0.5 टाइम्स है। ठीक है, तो एक तो वैल्यू टी जो रहेगा वो एब्सोल्यूट टर्म्स में रहेगा, बाकी वैल्यूज जो रहेगा वो रिलेटिव टर्म्स पर रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? सभी को मल्टीप्लाई करके आराम से निकाल पाएंगे। तो हम पहले क्या करेंगे? फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एस इंटू सी इंटू आई। तो सभी को मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया? 1.05 अप्रॉक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे? हम टी के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 500 इंटू एस इंटू सी इंटू आई। ठीक है,
तो SCI का वैल्यू जो है 1.5, 1.4 और 0.5, 500 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया कितना, 520। इस तरीके से भी हम मल्टीप्लिकेटिव मॉडल को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। मिक्स्ड मॉडल ना हमारे सिलेबस में नहीं है, हमने 3 मॉडल का बात किया। मिक्स्ड मॉडल जो होता है वो हमारे सिलेबस के अंडर नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम उसको स्किप करते हैं। हमारे पास 3 मॉडल था, ये 2 हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस था, मिक्स्ड मॉडल हमारे पार्ट ऑफ सिलेबस से नहीं, ठीक है। तो हम 2 पढ़ेंगे, तीसरा को हम स्किप करेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए सर आगे चलिए, हमें आगे का पढ़ाइए, आ जाओ। मेथड्स ऑफ मेजरिंग द सेकुलर ट्रेंड। जो सेकुलर ट्रेंड होता है या लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है, बेसिकली उसी को मेजर करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। अब उसको मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम उसको मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे? हम उसको मेजर करने के लिए कुछ चीजों का इस्तेमाल करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज का, कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखो कितने मेथड्स दिए, ध्यान से देखो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड, फ्री हैंड मेथड, एवरेज मेथड एंड लीस्ट स्क्वायर मेथड। 3 तो मेथड है। एवरेज मेथड के अंदर 3 और मेथड है, मतलब जो एवरेज मेथड है उसके अंदर द एवरेज मेथड कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट मेथड, आर्बिट्रेरी मेथड, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड। और लीस्ट स्क्वायर के अंदर 5 मेथड्स है। लीस्ट स्क्वायर के अंदर फिर से 5 मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, पैराबोलिक मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, एक्सपोनेंशियल मेथड एंड ग्रोथ कर्व मेथड। तो टोटल कितने मेथड हो जाते हैं ये सब मिलाकर? अप्रॉक्स 9 मेथड्स यहाँ पर। फ्री हैंड ग्राफिक मेथड है, एवरेज मेथड के अंदर 3 मेथड, लीस्ट स्क्वायर के अंदर 5 मेथड, टोटल 8 से 9 मेथड यहाँ पर, 9 मेथड मेरे हिसाब से हैं, ठीक है। 9 मेथड्स यहाँ पर हो जाते हैं। एक तो ये अकेला है फ्री हैंड मेथड, इसके अंदर 3 है और इसके अंदर 5 है, तो 1 + 3 + 5 टोटल कितना? 9 मेथड्स। देखो यहाँ पर 9 मेथड्स का नाम लिखा गया है, टोटल 9 मेथड्स हमारे यहाँ पर। तो क्या 9 मेथड्स हमें पढ़ना है? नहीं, 9 मेथड हमें नहीं। हमें कौन सा पढ़ना है? हमें सबसे इंपॉर्टेंटली लीस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ना है, और ग्राफिक मेथड को भी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ग्राफिकल मेथड से कभी कभार कुछ क्वेश्चंस आ सकता है, तो हम ग्राफिकल मेथड को तो पढ़ेंगे, साथ में सबसे इंपॉर्टेंटली हमें लीस्ट स्क्वायर मेथड को पढ़ना है, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर, ठीक है। आ जाओ, फ्री हैंड ग्राफिक मेथड को थोड़ा पढ़ लेते हैं। फ्री हैंड ग्राफिक में देखो क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपली तुम क्या करोगे, एक फ्री हैंड कर्व बनाओगे और इस कर्व के अकॉर्डिंग ट्रेंड फाइंड आउट करोगे। समझ गए बात? ठीक है। अगर ये कर्व अपर साइड में जा रहा है तो अपवर्ड ट्रेंडिंग है, डाउन साइड में जा रहा है डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है। तो बेसिकली तुम्हें एक कर्व बनाना है और उस कर्व के बेसिस पर तुम्हें फाइंड आउट करना है ट्रेंड। अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ टाइम सीरीज आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर इन द फॉर्म ऑफ अ हिस्टोग्राम। For this, the time variable is shown on the horizontal axis and the value variable on the vertical axis, and dots are plotted on the graph paper at an intersecting point of the time and value variable. After this, a curve is drawn. ये सबसे important. A curve is drawn with free hand through a plotted dot in such a manner that it represent the general tendency, either upward tendency, downward tendency, कोई भी tendency को show करे of the time series, and eliminates all its other component, that is seasonal, cyclical and irregular one. क्लियर है बात? तो इससे हमें यहाँ से सेकुलर ट्रेंड पता चल जाए, ठीक है। यहाँ पर एक डेटा दिया है, अगर मैं डेटा को लेकर डायग्राम बनाने का कोशिश करूं, तो जब मैं इसको लेकर डायग्राम बनाऊंगा तो उस डायग्राम से मुझे क्या मिलेगा, मुझे ट्रेंड मिल जाए। क्लियर है बात? रुको अभी अब मैं करता हूँ इसको, 2013-14 वाला डेटा है ना, चलो। अच्छा, अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो कुछ इस तरीके से प्लॉट आएगा, सारा तुम करोगे और सभी के बीच से एक डायग्राम बनाऊंगा, तो एक अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन डायग्राम टाइप का एक डायग्राम आएगा, ठीक है। तो इससे मुझे पता चलता है कि ये क्या है, अब ट्रेंड वाला है। क्लियर है बात? ठीक है। तो इस तरीके से मैं डायग्राम बना सकता हूँ, तुम चाहो तो ग्राफ पेपर लेकर प्रॉपरली भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। आ जाओ आगे, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। सबसे सेकंड मेथड जो हमें स्पॉन्टेडली पढ़ना है वो है लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर में हमें स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ना है, ठीक है। लीस्ट स्क्वायर मेथड बहुत बड़ा है,
थोड़ा लॉजिकल है तो ध्यान से पढ़ेंगे। सर बाकी मेथड्स हमारे सिलेबस में नहीं है, सेमी एवरेज मेथड या मूविंग एवरेज मेथड, ये सब हमारे सिलेबस के बाहर है। हमें लीस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ना है, जिसमें स्ट्रेट लाइन लीस्ट स्क्वायर मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है और वो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। आ जाओ। द टेक्निक ऑफ दिस मेथड हैज बीन एक्सप्लेन इन डिटेल इन द चैप्टर रिग्रेशन एनालिसिस। हम रिग्रेशन पढ़े थे, है ना। रिग्रेशन में हम क्या करते थे, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाते थे, y on x on x on y, और दोनों को मिलाकर हम डायग्राम बनाते थे। फॉर्मूला क्या होता था, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ए और बी यहाँ पर क्या होता था, कांस्टेंट टर्म्स होता था, और हम लोग इसको फाइंड आउट करते थे बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सारा काम तुम रिग्रेशन में ऑलरेडी कर चुके हो, तो रिग्रेशन एनालिसिस का ही पार्ट है। याद करो, रिग्रेशन में भी लाइन ऑफ बेस्ट फिट हम ड्रॉ करते थे। द लीस्ट स्क्वायर मेथड प्रोवाइड्स द ओवरऑल रैशनल ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट अमॉन्ग द डेटा प्लॉटेड। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाएंगे। जो हम रिग्रेशन में करते थे सेम चीज हम यहाँ पर टाइम सीरीज करेंगे। टाइम सीरीज में डेटा के बीच में बेस्ट फिट लाइन बनाकर हम पता लगाएंगे कि ट्रेंड किस टाइप का है। ठीक है, मतलब वही सेम रिग्रेशन जैसा ही काम करने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ देखते हैं फॉर्मूला में। y इक्वल टू कंप्यूटेड ट्रेंड वैल्यू ऑफ y डेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y जो हमें निकालना है। a और b तो कांस्टेंट टर्म्स था जिसका वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। x हमें वेरिएबल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, जो रिग्रेशन इक्वेशन होता है वही इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब ए और बी का वैल्यू निकालना, ए एंड बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यही दो फॉर्मूला हम पहले भी पढ़े थे। ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए समेशन वाई इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस बी इंटू समेशन एक्स, और समेशन एक्स वाई इक्वल्स टू ए इंटू समेशन एक्स प्लस बी इंटू समेशन एक्स स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए का वैल्यू और बी का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये हम रिग्रेशन में भी किए थे। रिग्रेशन मेथड में जब हम ए और बी का वैल्यू निकालते थे इसी तरीके से निकालते थे। ए और बी निकाल कर हम पुट करके एक इक्वेशन बना लेंगे, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन को जब हम ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट मिल जाएगा। ठीक है, आओ यहां से पढ़ते हैं, यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई। ठीक है, ए और बी का वैल्यू निकालना, यहां तक तुम्हारा रिग्रेशन चैप्टर था जो हम यूनिट 3 में पढ़े हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इट मे बी नोटेड दैट द फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन स्टेटेड अबव इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच सेट ऑफ द रिलेशनशिप डिस्कवर्ड बाय द इक्वेशन by the respective coefficient of A and getting them summed up. Similarly, the second normal equation has been derived by multiplying each set of the relationship by a respective coefficient of B and getting the sum up. A और B का वैल्यू निकल जाएगा. By taking deviation of the time variable from its mid value, the midpoint, if the value of summation x, total of deviation of time variable could be made 0, the value of a and b can be computed directly as under. हम a और b का वैल्यू डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेथड मैं तुम्हें रेकमेंड नहीं करूंगा, इसको फॉलो मत करना। तुम डायरेक्टली क्या करना, ये इक्वेशन जो तुम पहले से सीखते आ रहे हो इसी को करना, क्योंकि वो वाला जो इक्वेशन है वो स्पेसिफिक चीजों में लगता है, ये यूनिवर्सल है, हर बार काम आएगा, ये तुम्हारा साथ हमेशा देगा ये इक्वेशन। लेकिन इसके बाद जो एक शॉर्टकट मेथड दिया हुआ है ये स्पेसिफिक सिचुएशन पर तुम्हारा साथ देगा, तो मैं तुम्हें इसको रेकमेंड नहीं करूंगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मैं तो पुराने वाले मेथड से ही तुम्हें पढ़ाने वाला। फर्दर, इफ टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ आइटम and therefore deviation from the mid point of the time variable comes out with decimal point, in order to avoid such decimal, the value of each deviation x to be adjusted by the following. अगर डेविएशन डेसिमल में आ रहा है तो डेसिमल को हम एडजस्ट करने के लिए ये यूज कर सकते हैं, जिसका भी रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा, तुम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली ही हम सॉल्व करेंगे, हमें इतना यात्रा नहीं करना है। ठीक है, आ जाओ। अब क्या करें आगे, अब इक्वेशन बन चुका है, इक्वेशन बनने के बाद क्या करेंगे हम। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज तुम्हें ये बताया गया है कि तुम अगर चाहो तो कुछ चीजों को चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो अगर ईयर्स तुम्हें सीक्वेंस में दिया हुआ है 2010, 11, 12, 13, 14 ऐसे सीक्वेंस में दिया है,
तो तुम उसको चेंज करके 1 2 3 4 ले सकते हो सीरियली, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। 1 2 3 4 को लेकर कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हें इजी होगा, और 2012 13 14 ऐसे लेकर करोगे तो तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। तो मैं अगेन रिकमेंड करूंगा कि तुम फॉलो करो वही जो हमारा पुराना तरीका है, कोई नया नया तरीका को फॉलो मत करो। लेकिन फिर भी अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो तुम इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये ऑप्शनल है, जिसको हम चेंज ऑफ ओरिजिन बोलते हैं, और चेंज ऑफ ओरिजिन में हमारा वैल्यू चेंज नहीं होता है, सिर्फ ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट फॉर्म में तुम्हारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें यहाँ पर मिलने वाला नहीं। ठीक है, आ जाओ। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्या करना है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ट्रेंड वैल्यू निकालेंगे लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करके। y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, हमारा जो फॉर्मूला होने वाला है वो है y इक्वल्स टू ए प्लस, ठीक है। हम ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। समेशन y इक्वल्स टू ए नंबर ऑफ ए एन ए प्लस बी इंटू समेशन एक्स, और दूसरा इक्वेशन है समेशन एक्स वाई इक्वल्स टू ए इंटू समेशन एक्स प्लस बी इंटू समेशन एक्स स्क्वायर, बी इंटू समेशन। ये दो फॉर्मूला को हमें सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकालना है। उस ए और बी का वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है, हमारा इक्वेशन आ जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बना लेते हैं। हमारे पास ऑलरेडी देखो एक्स और वाई है, ठीक है। इसको मैं एक्स मान रहा हूँ, इसको वाई मान रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, वाई का वैल्यू है 10 30 40 30 50 60 और 80। ठीक है, मुझे चाहिए क्या क्या, समेशन वाई, ये तो यही मिल जाएगा। उसके बाद समेशन एक्स, वो तो यही मिल जाएगा। उसके बाद समेशन एक्स वाई, मतलब एक्स और वाई का एक कॉलम बना दूं, इसको टोटल करूंगा तो समेशन वाई आ जाएगा। समेशन एक्स से समेशन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का एक कॉलम बना दूंगा, तो समेशन करूंगा तो समेशन स्क्वायर एक कॉलम मिल जाएगा। तो चारों चीज मुझे यहाँ से इस तरीके से मिल जाएगा। चारों को फाइंड आउट करके इसमें पुट करूंगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, ए और बी का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, चारों का वैल्यू तुम्हें लिख देता हूँ। तो इसका समेशन एक्स कितना आ रहा है, तो समेशन एक्स है 28। समेशन एक वाई कितना है, समेशन वाई है सर 300। समेशन एक्स वाई कितना है 1480। मैं बुक से लिख रहा हूँ, तुम आराम से करके चेक कर सकते हो। समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 140। ठीक है, चारों चीज मिल गया, चारों को पुट कर दो तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, पहला इक्वेशन बन जाएगा समेशन वाई मतलब 300 इक्वल्स टू 7 इंटू ए, नंबर ऑफ ए 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है, प्लस बी इंटू समेशन एक्स कितना है 20, और दूसरा इक्वेशन कितना बनेगा समेशन एक्स वाई 1480 इक्वल्स टू ए इंटू समेशन एक्स कितना है 28 प्लस बी इंटू समेशन एक्स स्क्वायर कितना है। अब देखो दो इक्वेशन तुम्हारे पास है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हो। तो ए का वैल्यू मैं निकाला 2.86, ए इक्वल्स टू 2.86, और बी इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा, बी इक्वल्स टू आ गया 10। ठीक है, अब मैं इन दोनों को यूज करके ये एक इक्वेशन बना लूंगा, y इक्वल्स टू 2.86 प्लस 10 इंटू एक्स। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन बन गया, ये मेरा वैल्यू बन गया। ठीक है, अब मैं ट्रेंड वैल्यू को कंप्यूट करूंगा बाय अप्लाइंग एक्स के जगह मैं 1 2 3 4 5 6 7 पुट करता जाऊंगा, एक्स की जगह मैं 1 2 3 4 5 6 7 पुट करता जाऊंगा, वाई का वैल्यू आता जाएगा। ठीक है, तो वाई का वैल्यू जो भी आएगा वो मेरा आंसर होगा। मान लो 1 पुट किया, तो जब एक्स 1 होगा वाई क्या होगा, 1 पुट करने से 10 12.86, एक्स जब 2 होगा तो वाई क्या होगा 20 22.86। इस तरीके से मैं सारा कैलकुलेट कर लूंगा, और इसको लेकर, ये सारे पॉइंट्स को लेकर मैं एक लाइन बनाऊंगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को लेकर मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। जैसे जैसे 1 2 3 4 होता जाएगा मेरा आंसर इस तरीके का एक लाइन आएगा। इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। क्लियर है बात, ठीक है, यस सर। चलें आगे। हाँ सर, सर आज के लिए इतना ही सर, और मत पढ़ाओ सर। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। अच्छा, एक और इलस्ट्रेशन है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका मैं कुछ वैल्यू तुम्हें बता दूं। हाँ सर बता दो, चलो लिख लो।
अच्छा, ये एक थोड़ा एक्सेप्शनल नंबर है, बाकी चाहो तो तुम कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। समेशन एक्स निकाल लेना, समेशन वाई निकाल लेना, वाई ए और बी निकाल देना, सारे वैल्यूज निकाल सकते हो। ये थोड़ा अलग तरीके से किया है। तुम एक काम करो, बुक में जो तरीका किया है छोड़ो, तुम अपना तरीका से करो, ठीक है। इसको एक काम कर लो, 18 19 ये सबको क्या ले जाओ, 1 2 3 4 5 ऐसा करके वैल्यू ले जाओ और कर लो। 18 19 20 21 23 24 25, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा वैल्यू लेकर तुम सॉल्व कर लो, ठीक है। तो सारा आंसर सेम आएगा, कोई भी आंसर अलग नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या देखो, नया मेथड है तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ, नया मेथड है तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। क्लियर है बात? चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।